आपके पार्टनर के अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए? किन खसूसियात की वजह से लोग अपने पार्टनर को सिलेक्ट करते हैं? आज इसी टॉपिक पे बात हो रही थी मेरे अपने कोलीग्स के साथ। उसमें एक जो है वो जूइश प्रोफ़ेसर है। वो मुझे कहता है कि अदनान, आपके मज़हब के अंदर ना एक चीज़ मुझे बड़ी हैरान करती है। वो ये है कि तुम्हारा जो मैसेंजर है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कर रहा था। उन्होंने 25 साल की उम्र में शादी की हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से, जिनकी उम्र 40 साल थी, बिज़नेस वूमन थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, रिच फैमिली से थी, मशहूर फैमिली से थी। यानी वो कम्प्लीटली एक इंडिपेंडेंट वुमन जिसके साथ उन्होंने शादी की, और अपनी इस शादी के अंदर किसी और से शादी नहीं की जब तक वो हयात थी। कहता है ये 1400 साल पहले है, जिसके अंदर एक 25 साल का लड़का ये अपनी चॉइस ले रहा है अपने कैरियर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, रिलेशन के बारे में, जो आज तक मुझे मॉडर्न वर्ल्ड के लिहाज से भी समझना मुश्किल होता है। अच्छा, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, आजकल की दुनिया के अंदर हमारी सिलेक्शन किस तरह है? आज किसी बंदे से पूछ लें इसको कैसी बीवी चाहिए और लिस्ट कर ले वो चीज़ें क्या है। घर को साफ़ सुथरा रखे, ख़ुद भी साफ़ सुथरी रहे, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखे, घर में खाना बना होना चाहिए, बच्चों के लिए कपड़े, खाने, इस तरह की चीज़ें रेडी होनी चाहिए, इमोशनली रेडी हो, कभी आपके साथ मसला हो तो आपके साथ आपको इमोशनली आपको रिकवर कर सके। ये वो तमाम खुसूसियात हैं जो एक घर के अंदर काम करने वाली मासी की, मेड की होती हैं, या एक नर्स की होती है जो किसी साइकेट्री वार्ड में काम कर रही है। इन लोगों ने आपको खिदमत प्रोवाइड करनी होती है, इन लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं, और आप जिसको शरीकी हयात समझ रहे होते हैं, जिसने आपके साथ ज़िंदगी शेयर करनी है, उससे सिर्फ आप खिदमत एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अंदर एक फैमिली सिलेक्शन मॉडल के अंदर भी इश्यूज़ है। यानी आज अगर मैं अमीर हूँ तो मुझे दूसरा पार्टनर मिलेगा। मैं सोचता हूँ कि मैं, अगर मेरे पास पैसे हैं तो इसी वजह से मुझे पार्टनर मिला है। अब पार्टनर ने उसकी गिव एंड टेक सर्विस है, अगर वो मेरे पैसे और डिफरेंट आसाइशों से एंजॉय कर रही है तो उसके बदले में मेरे घर के अंदर डिफरेंट काम है वो उसने मैनेज करने हैं, ख्याल रखने हैं, और अपना रवैया बेहतर रखना है, और इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। यानी कि जो मॉडल है वो सर्विसेज बेस है, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है जिससे शरीके हयात बनता है, जिससे एक पार्टनर बनता है। लेकिन 4 चीज़ें ऐसी हैं जिससे जैसा भी है रिलेशन आप खींच सकते हैं, घसीट सकते हैं। अगर आपका पार्टनर लॉयल है, अगर आप ट्रस्ट करते हैं, उसके अंदर ट्रस्ट के इश्यूज़ नहीं हैं, बड़ी आसानी से रिलेशन आप चला सकते हैं। करैक्टर है, यानी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अपनी गलतियों को मानता है, और एक चीज़ को अपने वक्त पे कर सकता है, उसका एक करैक्टर है, आप बड़ी आसानी से रिलेशन को चला सकते हैं। अगर आपकी रिस्पेक्ट करता है, इमोशनली आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह नहीं करते, आप अपने रिलेशन को चला सकते हैं। चौथे नंबर पे है इमोशनली इंटेलिजेंट है, यानी कि आपके साथ बात किस तरह करता है, समझ सकता है, फीलिंग का एहसास रख सकता है। तो बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, यहाँ तक कि मज़हब भी, यहाँ तक कि दुनिया की चीज़ें, पैसा भी, वो साइड पे रह सकती हैं। आप अपना रिलेशन खींच सकते हैं, घसीट सकते हैं, अच्छा बुरा जैसा भी है उसे चला सकते हैं। अच्छा, एक लड़का है, एक लड़की है, मर्द है, औरत है, उसने अब सिलेक्शन करनी है अपने पार्टनर की। उसकी सिलेक्शन किस तरह होती है? दोनों की बड़ी सिमिलर सी अप्रोच है। 3 चीज़ों के साथ, रॉ डाटा के साथ ये दोनों एंटर होते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में। पहले नंबर पे इनकी एजुकेशन है। दोनों देखते हैं, अच्छा एजुकेशन क्या है। लड़का देखता है कि इसका आईक्यू लेवल किस तरह होगा, अगर इसके पास एजुकेशन है तो उसका बात करने का अंदाज़ इस तरह होगा, सोसाइटी के अंदर मैं इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ, मेरे लोगों में, रिश्तेदारों में, कल्चरल वैल्यूज़ के अंदर उसकी एजुकेशन मैटर करती है। औरत इस तरह देखती है कि अगर इसके पास एजुकेशन है तो उसके पास पॉसिबिलिटी है नौकरी की, अच्छी जगह काम करने की। दूसरे नंबर पर है आपके रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज़। आपका मज़हब कौन सा है, आपका इलाके के अंदर नॉर्म्स क्या हैं, कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं, उसके साथ हमारी पर्सनैलिटी मैच करती है या नहीं करती। इसकी बेस पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि हम इसके साथ रह सकेंगे या नहीं। तीसरे नंबर पर आती है खूबसूरती। औरतें खूबसूरती नहीं देखती, औरतें पैसा देखती हैं कि इसके पास फाइनेंशियल इसकी कंडीशन क्या है और इसका स्टेटस क्या है। मर्द जो है वो खूबसूरती देखते हैं, इसकी ब्यूटी क्या है, और मर्द के अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है खूबसूरती देखने की। यानी वो तमाम चीज़ें जो फैमिली चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं, बच्चा पैदा करने के लिए ज़रूरी होती हैं, एक मर्द की इंस्टिंक्ट उसी चीज़ों पे होती है कि वो खूबसूरत इसी तरह है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर बच्चे हो सकते हैं, नई ज़िंदगी कैसे होगी। यानी उसका एक नेचुरल जो ह्यूमन फिनोमेना है उसकी सिलेक्शन का, ब्यूटी का, वो वहीं से घूमता है, जिसमें कल्चरल वैल्यूज़ भी आ जाती हैं कि उसका रंग किस तरह का है। लेकिन नेचुरली जो ह्यूमन सिलेक्शन है मर्दों की, वो इसी बेस पर होती है कि ये अच्छी माँ बन सकती है या नहीं, और अपने ज़िंदगी, मेरी फैमिली को आगे चला सकती है या नहीं। अच्छा, इन 3 रॉ डाटा के साथ आप सिलेक्शन प्रोसीजर में एंटर होते हैं। अब आपने अपना पार्टनर सेलेक्ट करना है। बहुत सी दफ़ा आपको चॉइस मिलेगी कि आप अपने पार्टनर के साथ मिल लें, उसे डिस्कस कर लें। बहुत सी दफ़ा आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्हीं 3 चीज़ों की बेस पर हो सकता है कि आपकी सिलेक्शन आपके पेरेंट्स या कोई और लोग कर लें।
लेकिन अगर आपको कहीं पर भी मौका मिलता है, और मैं आपको इस चीज़ पे ज़ोर दूंगा कि ज़रूर उनसे मिलें, डिस्कस करें कुछ चीज़ों को। बहुत छोटी सी एक डिस्कशन के अंदर आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ें हैं, 3 सवाल हैं जो आप उनसे कर लें, और 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर आप वो ले लें तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसके साथ मेरी ज़िंदगी गुजरेगी या नहीं गुजरेगी। पहले नंबर पे जब आप उसके साथ बैठें, उससे उसकी एजुकेशन की जर्नी पूछ लें, उसकी लाइफ की एजुकेशन की जर्नी पूछ लें, हमने ज़िंदगी कैसे गुजारी, एजुकेशन कैसे ली। अगर वो बताता है मैंने यहाँ से पढ़ा, ये चीज़ें हासिल की, अचीवमेंट बता रहा है। लेकिन अगर वो बताना शुरू कर दे, मेरे बहन भाइयों ने बड़ा जुल्म किया, मुझे स्कूल में नहीं भेजने दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे जुल्म किया, मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं भेजा, मेरे टीचर ने जुल्म किया, मुझे पास नहीं किया। अगर वो इस तरह की जितने भी विक्टिम ब्लेमिंग वाली चीज़ें बता रहा है, जिसके अंदर वो बता रहा है कि उसके साथ जुल्म हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये विक्टिम माइंडसेट वाले लोग हैं। सारी ज़िंदगी एतराज़ करते रहेंगे, सारी ज़िंदगी रोते रहेंगे, रिलेशन में बीवी को एतराज़ करते रहेंगे, माँ बाप से एतराज़ करते रहेंगे, अपने बच्चों से एतराज़ करते रहेंगे। यानी आपके पास अगर चॉइस है तो यहाँ पर आप अलग हो जाएं, क्योंकि आप ज़िंदगी में आप उसके पार्टनर बनने जा रहे हैं, थेरेपिस्ट नहीं है। आपके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि किसी के साइकोलॉजिकल चाइल्डहुड ट्रामास और जो उसके फैमिली इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व कर सकें। आप उसके साथ खड़े हो सकते हैं उसके मुश्किल हालात में, लेकिन जब ये विक्टिम माइंडसेट होता है तो ये बहुत मुश्किल से सही होता है। तो पहला ये सवाल है, इससे आप क्लियर कर लेंगे कि आप उसके साथ रह सकते ही नहीं। दूसरे नंबर पे सवाल है उसके ज़िंदगी के और फैमिली के गोल्स क्या हैं। अगर वो बताया कि मैं इस जगह जॉब कर रहा हूँ, मैं जॉब छोड़ के बिज़नेस करना चाहता हूँ, मेरी ये एजुकेशन है, इस फील्ड में मैं रहना चाहता हूँ, मेरी इस तरह फैमिली है और मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे हों, मैं इस तरह रहूँ, इस घर में रहूँ, अकेला रहूँ, किसी के साथ रहूँ। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसका फैमिली गोल क्या है और उसकी जो परसेप्शन है उसकी लाइफ के बारे में, कैरियर के बारे में वो क्या है। ताकि ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं जो इनिशियली किसी की एजुकेशन देख के सिलेक्ट करती हैं लड़कों को या किसी कैरियर को, लेकिन बाद में लोग अपना कैरियर चेंज कर लेते हैं, नौकरी से बिज़नेस में चले जाते हैं, अपनी कंट्री को छोड़ जाते हैं। यानी अगर आपके कैरियर गोल में है कि मैंने मुल्क छोड़ के जाना है, तो पहले से अगर आपको पता है तो आसानी होगी। वरना लोग शुरू में ही शादी के 1-2 हफ्तों के बाद मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, फिर आप साल में 1-2 दफ़ा मिलते हैं। मेरे मुताबिक आप कम पैसों में जैसे भी हालात हैं, आपने अपने पार्टनर के साथ रहना है। आपका पार्टनर सिर्फ एक प्रोवाइडर नहीं है कि जिसने पैसे भेजने और ज़िंदगी गुजारनी है, और आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी करने वाली एक औरत या एक मेड, एक मासी या एक नर्स नहीं है जिसने तमाम खिदमात पूरी करनी है। आपने एक दूसरे के साथ रहना है एक इमोशनल बॉन्ड में, और ये तमाम सर्विसेज आपने एक साथ करनी है और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है। चाहे पैसा कम हो, चाहे हालात जैसे भी हों, वो आपका पार्टनर है जिसने अपनी ज़िंदगी के तमाम लम्हे आपके साथ एंजॉय करने हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ पैसा और इनिशियल एक ग्रोथ देख के सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर एक रिलेशन में जब ये शुरू के 5-6 साल एक साथ नहीं रहते तो वो बॉन्डिंग फिर दोबारा कभी बन ही नहीं पाती, क्योंकि अब उसे लगता है कि वो पैसा प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से हालात हैं घर के ऐसे, और औरत समझती है कि उसने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हैं, अकेली उठाई हैं, तो वो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करे। तो फिर ज़िंदगी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तीसरे नंबर पर उससे पूछ लें कि उसके लिए एक गुड फैमिली की, एक अच्छे रिलेशनशिप की खुसूसियात क्या होती हैं। उसके अंदर हस्बैंड का रोल क्या होता है, वाइफ का रोल क्या होता है, और कहाँ कहाँ पर आप एक दूसरे का साथ देते हैं और कहाँ पर आपके लिए बॉर्डर लाइन है या आपके लिए मुश्किल है। इन 3 चीज़ों से आप बड़ी आसानी से उसकी ज़िंदगी के बारे में और अपनी चॉइस को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑब्ज़र्व आपने क्या करना है। पहले नंबर पे अगर आप कहीं बाहर बैठे हैं, या हो सकता है किसी घर में हैं या किसी जगह पर बैठे हैं, उसका रवैया देख लें कि वो वेटर के साथ उसका रवैया क्या है, उसका रवैया अपनी माँ के साथ क्या है जब उससे बात करता है, या फ़ोन पे अगर उसकी माँ या बाप का फ़ोन आ गया है। आप बड़ी आसानी से बता लेंगे कि अगर कोई बदतमीज़ी से, गुस्से से बात कर रहा है अपनी माँ के साथ, वेटर के साथ, देन यू आर नेक्स्ट। यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके साथ ऐसा ना करे। कुछ अर्से के बाद यही रवैया आपके साथ होगा। यानी कि पहले नंबर पर उसका बिहेवियर देख लें, लोगों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ किस तरह का है। दूसरे नंबर पे कोई अपना वाक़या कहानी सुनाती हैं तो वो सुन सकता है या नहीं। लिसनिंग एबिलिटी जो है वो एक बहुत मुश्किल एबिलिटी है, लोगों में कम आती है, लेकिन लिसनिंग एबिलिटी शो करता है कि इंसान कितना मैच्योर है, वो कितना सुन सकता है लोगों की ओपिनियन को। अगर उसकी लिसनिंग कैपेबिलिटी पुअर है, इसके साथ भी रिलेशन गुजर जाते हैं, लेकिन ये आपने पहले से मान लेना होता है कि इसके साथ ये इशू पहले से मौजूद था। बाउंड्रीज डिफ़ाइन कर लें। कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनके अंदर आप अच्छा महसूस नहीं करती, यानी कि आप अपने माँ बाप का टॉपिक ले आएँ, बहन भाई का ले आएँ, खूबसूरती का ले आएँ, या ऐसा कोई टॉपिक जिसके अंदर
आपका किसी ने मजाक किया है, बाउंड्रीज डिफाइन कर लें कि आप ये वाला मजाक आपको पसंद नहीं है, तो क्या वो उस जगह पर भी हंसता है आपके साथ, जानबूझ के उस जगह को दोबारा आपको टॉन्ट करता है, यानी बाउंड्रीज़ को वो कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट समझता है। ज़िंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होगा बाद में जब आप ज़िंदगी गुजार रहे होंगे कि जो लोग बाउंड्रीज़ का ख्याल नहीं रखते वो आपके ताल्लुकात के अंदर हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएंगे, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, और आपको कभी उस पीसफुल, उस सुकून वाली एनवायरनमेंट में नहीं आने देंगे जब तक आपकी बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन नहीं होगी। लोगों में ख़ुद भी मसला होता है, अपनी बाउंड्रीज़ नहीं डिफ़ाइन कर पाते, और अगर आप दूसरे को नहीं बता पाते कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं तो आपकी ज़िंदगी और मुश्किल ही होती है। मैं उसकी पैसे के बारे में अप्रोच किस तरह है, अगर वो तमाम बातों को सिर्फ पैसों से जोड़ता है कि मेरे पास रियल एस्टेट इतनी है, मैंने प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ ये जगह पे ली हुई हैं, अगर उसकी तमाम टॉपिक्स इन्हीं चीज़ों पर घूमते रहते हैं तो इसका मतलब है कि वो उस लेवल की मैच्योरिटी पर नहीं है कि जिसके अंदर एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा शरीक हयात के साथ कनेक्शन हो सकता है। उसका टॉपिक हमेशा ही पैसों पे होगा और हमेशा पैसों के चारों तरफ ही घूमेगा। यानी एक रिलेशन चलाने के लिए आपको मुश्किल हालात में आपके लिए इमोशनली अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम पैसा वगैरह लोग समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वाकई इंपॉर्टेंट है, इससे सर्वाइवल होता है, लेकिन आपने अगर ज़िंदगी को एंजॉय करना है उसके लिए आपके पास इमोशनली रेडी एक पार्टनर होना ज़रूरी है। सो ये 3 सवाल हैं, 4 ऑब्जर्वेशन है जिसके साथ आप अच्छा पार्टनर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई रेस नहीं है कि आपने बहुत जल्द करना है। एक बायोलॉजिकल क्लॉक है औरतों के लिए जिसके लिए उनके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर होता है, और इसी तरह मर्दों के ऊपर है, मर्दों के ऊपर सोसाइटी का प्रेशर है कि उन्होंने एक शादी करनी है, लेकिन दोनों की एक लिमिट्स हैं। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर लेती हैं तो उसके बाद शादी बहुत मुश्किल है। उसका एक बहुत बेसिक सा रीज़न है कि एक वक्त के बाद आप अपने आप को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, आप किसी के साथ शेयर कर ही नहीं पाते अपनी ज़िंदगी। आखिर में उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छा पार्टनर सेलेक्ट कर सकेंगे। इसके अंदर कोई रेस नहीं है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, लेकिन अगर आपको अच्छा ऐसा शख्स मिलता है जिसके पास पैसे कम हैं लेकिन वो बाकी तमाम खुसूसियात रखता है, तो आपने उस ऐसे शख्स को नहीं छोड़ना, क्योंकि जो इमोशनली अवेलेबल है आपके लिए हर हालात में, वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर ही करेगा। पैसा आ जाता है और ज़िंदगी बेहतर होती है, अगर नहीं भी आता है तो आपके लिए वो अवेलेबल होगा, वरना बहुत से लोग बहुत सारे पैसे के साथ भी नाखुश हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में पार्टनर सिलेक्शन में और अब जो आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, उसके अंदर कुछ बेहतरी आ सकेगी। बहुत शुक्रिया।